हमने देखा है कि अगर हम 47 के बाद में देखें तो बड़ी कोशिशें हुई। हाल ही में कोशिश ये भी हुई, अमन की आशा भी चली। उसके क्या पहले हमारे बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट थे कुलदीप नैयर साहब, वो भी, उनका भी तल्लक जो है पाकिस्तान में ही उनका जन्म हुआ था। उनके साथ भी गुफ्तगू होती रहती थी। उन्होंने भी बड़ी कोशिशें उस वक्त हुई, बैक चैनल भी, बड़ी दोस्ती के जो है बातें होती, लेकिन कभी इसका हमें जो है ना ये बातें अंजाम तक नहीं पहुंची। उसकी क्या होता है, कारण क्या है, जब सुपरफ्लुअस सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म के सोल्यूशन होते नहीं। तो एक जैसे क्या होता है, कोई भी रिश्ते सुधारने हैं, 3 R's का फार्मूला है। सबसे पहले तो जो है रेक्टिफिकेशन, कोई चीज अगर खराब है उसको हम रेक्टिफिकेशन करें, फिर आ जाता है उसमें रिकंसिलिएशन, फिर आता है अप्रोच। तो ये सारी चीजें जो है इसमें करना चाहिए। तो सवाल आता है कि दोनों मुआशरे जो हैं या दोनों मुल्क हैं उसमें सोच में फर्क। तक्षशिला हमारी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर फैकल्टी स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा चाणक्य था। आप जो जो चाइना का इतना बड़ा एक फिलोसफर हुआ, उससे चाणक्य कम नहीं था। वो बात अलग है कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने उसको ज्यादा जगह दे दी। चाणक्य ने जो कौटिल्य शास्त्र लिखा है, वो कौटिल्य शास्त्र आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फॉलो। और उसके बाद में पाणिनि, जिसने संस्कृत पूरी लैंग्वेज ग्रामेटाइज किया, वो वहां पर फैकल्टी का मेंबर, 10,000 स्टूडेंट वहां पर तक्षशिला में आकर के पढ़ा करते थे। आज वो जो हमारी अपनी तवारीख, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, कि जो बहुत बड़ी हस्तियां थी, उनको बाद में क्या हुआ है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में तो उनको महापुरुष माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनको अपनी पुरखों में उनकी शुमारी नहीं होती। तक़सीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़ कश्मीर, 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरक़ी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग with Dr. Ishtiaq Ahmed and leading voices from India. Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और यह है टॉकिंग पॉलिटिक्स का स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। मुंबई से ज्वाइन कर रहे हैं हमें राजन खन्ना साहब और हमारे साथ हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। मैं वेलकम करता हूं दोनों को। Anna Saab, thank you very much for joining. Very excited to be to have you on the show. Actually, Dr. साहब, आपके तो बड़े करीबी दोस्त हैं खन्ना साहब। मैं तो इनके पास आप तारुफ आया हूँ और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे फैमिली। और ये खानदान एक्चुअली लाहौर का है। सैयद मिठा बाजार जो है ना, वॉल्ड सिटी वाले, ये वहां के रहने वाले हैं एक जमाने में। तो आप देखें हमारी जो है ना डीएनए, हमारी जो सारी बातें हैं वो बहुत करीब हैं। तो आई वांटेड कि राजन जो है ना वो अपना जो पूरा, मैं इनके 3-4 दिन घर रहा, बड़ी महफिलें रही, लोग आए मिलने को, और अमन पे बात हुई, जो डिफरेंसेस हैं उन पे भी हुई। तो आज हम इनसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, हम सुनना चाहते हैं। अन्ना साहब, ओवर टू यू। आपके लाहौर के ताल्लुकात, आप लाहौर आने वाले भी हैं कुछ दिनों में, यहाँ तशरीफ लाएंगे, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी आपसे। क्या आपकी लाहौर आने जाने की, आई डोंट वांट टू फ्रेम अ क्वेश्चन, ओवर टू यू। आप बस अपनी स्टोरी शुरू करें। आप राजन शुरू करो। बहुत बहुत शुक्रिया जी मुझे शो पे लेने के लिए, डॉक्टर हसन साहब और इश्तियाक साहब। तो मैं तो उनको कहते हैं कि मेरे चाचा जी हैं, क्योंकि पहली दफ़ा जब मैंने इनका वीडियो देखा तो मुझे लगा ही नहीं कभी कि कोई बाहर के हैं। मुझे लगा कि मेरे अपने ख़ानदान के कोई मेरे बुजुर्ग हैं। और बाद में जब मुंबई आए तो उस वक्त तो और ज़्यादा मेरा इनके साथ दिली रिश्ता है, क्योंकि हमारे ख्यालात भी जो है ना वो सेम है, उसमें हमारे ख्यालात में भी कोई फ़र्क नहीं है। तो बात ये आ जाती है कि जो अपना शो है या आज इंडो पाक रिलेशंस का, तो हमने देखा है कि अगर हम 47 के बाद में देखें तो बड़ी कोशिशें हुई। हाल ही में कोशिश ये भी हुई, अमन की आशा भी चली। उसके क्या पहले हमारे बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट थे कुलदीप नैयर साहब, वो भी, उनका भी तल्लक जो है पाकिस्तान में ही उनका जन्म हुआ था।
उनके साथ भी गुफ्तगू होती रहती थी, उन्होंने भी बड़ी कोशिशें उस वक्त हुई, बैक चैनल भी बड़ी दोस्ती के जो है बातें होती रही, लेकिन कभी इसका हमें जो है ना ये बातें अंजाम तक नहीं पहुंची। उसकी क्या होता है, कारण क्या है, जब सुपरफ्लुअस सोल्यूशन ढूंढे जाते हैं ना तो लॉन्ग टर्म के सोल्यूशन होते नहीं है। तो सबसे पहले हमको सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए जैसे एक पेड़ है, उसके नीचे जड़ के जो बीज है ना, वो बीजों में अगर किसी प्रकार का जहरीलापन है तो उसके पत्ते जो है सुपरफ्लूस है, वो कभी हमने उसको थोड़ा डेकोरेट कर भी दिया तो बीज वापस से जो है कोई ना कोई जहर अपना उगलते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए उन लोगों की जो अमन की जो है चाहते हैं कि भी अमन का रिश्ते कायम हो आपस में, तो जो जड़ तक जाए, जो जड़ की जो जहर है ना उसको हम किसी तरह से खत्म करें। तो एक जैसे क्या होता है, कोई भी रिश्ते सुधारने हैं तो 3 R's का फार्मूला है। सबसे पहले तो जो है रेक्टिफिकेशन, कि कोई चीज अगर खराब है उसको हम रेक्टिफिकेशन करें, फिर आ जाता है उसमें रिकंसिलिएशन, फिर आता है अप्रोचमेंट। तो ये सारी चीजें जो है इसमें करना चाहिए। तो सवाल आता है कि दोनों मुआशरे जो हैं या दोनों मुल्क हैं उसमें सोच में फर्क क्या है। मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो तवारीख में जाऊंगा, हिस्ट्री में जाऊंगा। हिस्ट्री हमारी जो है वो लगभग 10,000 साल पुरानी, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि इंडस वैली का भी पता है, हड़प्पा की भी बहुत ज़्यादा खोज मिली। अभी हमारे यहाँ पर राखीगढ़ी एक जगह है, वहाँ के ऊपर भी जो खोजबीन हुई तो पता लगा कि हज़ारों साल पुरानी है। तो जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है उसमें हमारा शुमार होता है। हो सकता है हम सबसे ज़्यादा पुराने हों, चाइनीज से या मेसोपोटामिया से या इजिप्ट से या इनका से, हो सकता है हम बहुत ज़्यादा पुराने भी हों। अब हमारी तारीख जो है बेसिकली वो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो क्रैडल था, वो क्रैडल असल में आज जो पाकिस्तान ज्योग्राफिकली है उसमें है, तो वो उससे 10,000 साल से हमारी शुरू होती है। और वैदिक सिविलाइजेशन जो है ये भी यहाँ पर पनपी। अभी मैं हाल ही में अफगानिस्तान मेरा जाना हुआ, वहाँ पर भी मैंने जाकर के देखा कि आज नीचे जलालाबाद से लेकर ऊपर मज़ार शरीफ तक हर जगह के ऊपर अपनी सिविलाइजेशन के जो है हमारे अवशेष वहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ऐसा बीच में टाइम आया कि वैदिक सिविलाइजेशन से दो चीज़ें जो हैं जुदा हो गई। जो रेस्टनिज्म भी जो है वो एक उसमें शाख निकल गई, एक शाख जो है बुद्धिज्म निकल गई। बुद्धिज्म जो है वो निकल करके गया जो आज हमारा पाकिस्तान का इलाका है। ये जगह ऐसी थी जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और उसके ऊपर जिसको हम अफगानिस्तान का काफी बड़ा इलाका है जिसको गंधार कहते थे, गंधार से ही निकले सारे मैसेंजर, सारे जितने भी मॉन्क्स निकले यहाँ से निकले, तिब्बत में गए, उसके बाद में चीन में गए, मंगोलिया हुआ, वियतनाम हुआ, जापान हुआ, कोरिया हुआ, सारा कंबोडिया, थाईलैंड, ये सारा जो बुद्ध हुआ है ना इसके मैसेंजर यहीं से गए, अपने इलाकों से गए हैं। उसके बाद में और थोड़ा अगर हम आगे बढ़ जाते हैं तो फिर ऐसा आया कि जब इस्लाम आने के बाद में जब ज़्यादा मशरिक हुआ तो सबसे पहले ईरान जो है उसने इस्लाम जो है वो कबूला। ईरान होने के बाद में वहीं से जो लोग, क्योंकि उस वक्त सेंट्रल एशिया में भी इस्लाम नहीं था, तो पहले सबसे पहले अफगानिस्तान नहीं हुआ, ये बड़ी काबिल गौर बात है, सबसे पहले तुर्क हुए। तुर्क वो जो नीचे धीरे धीरे करके आने लगे तो उनमें से जो अलप्तकिन था, जो गजन इसका महमूद गजनवी का फोर फादर था, उसने अपना आके वहाँ पर सेटलमेंट की। और फिर धीरे पहले तो बहुत ज़्यादा कि जो यहाँ के जो पूरे राजे थे, हिंदूशाही रहा, ये इतिहास में हमारे लिखा ही हुआ है, तो ये सारे जो अपने वहाँ पर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा 200-300 साल तक उनका मुकाबला किया, लेकिन घोड़े और तलवार की जंग में ये पिछड़ गए और उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनका वर्चस्व हुआ। और जहाँ इतिहास में आप देखो कि आज आपका जो पोठोहार का इलाका है वहाँ से गखरों ने, खोखरों ने मतलब 200-300 साल तक रजिस्टर किया। 1192 में जो तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, वो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो है वो उसमें डिफीटेड हो गया और उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में जो 1206 में पहले दिल्ली सल्तनत आई, बाद में मुगल आ गए। अब ये सारा इतिहास अगर देखेंगे ना तो एक्चुअली यहाँ पर कोई एग्जिस्टेंस थी, कोई बहुत ज़्यादा उसमें मजहबी उन्माद नहीं था। एक इससे पहले के भी थोड़ा सा बीच में छूट गया है कि जो ईसा से 200-300 साल पहले जब ग्रीक्स आए यहाँ पर, तो ग्रीक्स का मुकाबला भी जो किया यहाँ पर राजा
पोरस ने किया। और ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट का है, कई लोग आजकल नई नई खोज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई सिकंदर जो है वो फताह नहीं था, हो सकता है, क्योंकि कई बार कहते हैं कि भैया वो तो यहाँ पे उसकी फौज थक गई थी इसलिए वापस गया। अब कितनी बड़ी उस वक्त पंजाब के उस बहुत जो है मजबूत, बहुत बहादुर जो राजा था, जिसने उस वक्त वितस्ता नदी कही जाती थी, जिसको आज को झेलम कहते हैं, तो उसमें उसके किनारे के ऊपर जो जंग हुई उसमें उसने उसको रोका। अब जो देखो कि इतना बड़ा बादशाह मिस्र को जीतकर, मेसोपोटामिया को जीतकर, ईरान को जीतकर यहाँ आता है, यहाँ आकर कितनी बड़ी रेजिस्टेंस उसको मिली होगी कि वो यहाँ से वापस चला जाता है। अगर पोरस ने ना रोका होता तो आगे मगध की किंगडम थी, वहां तक चले जाना था उसने। तो हिंदुस्तान की सरहद, पहली जो सरहद थी वो पंजाब साबित हुई, और पंजाब ने, उनके पंजाब के बहुत बहादुर राजे ने उनको वहां पर रोका। तो उसके बाद में सारी चीजें चलती रही। अभी क्या होता है कि एक दो चीजें जो उस वक्त जिसकी वजह से हम ये मानते हैं कि जो आने वाले वो इन्वेडर थे, और जो बाकी के जो हमारे वहाँ पर जो हस्तियां रही हैं, मान लीजिए कि तक्षशिला हमारी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी की अगर फैकल्टी स्टडी करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा चाणक्य था। आप जो संजू जो चाइना का इतना बड़ा एक फिलोसफर हुआ, उससे चाणक्य कम नहीं था। वो बात अलग है कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने उसको ज्यादा जगह दे दी। चाणक्य ने जो कुटिल्य शास्त्र लिखा है, वो कुटिल्य शास्त्र आज भी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फॉलो होता है। और उसके बाद में पाणिनि, जिसने संस्कृत पूरी लैंग्वेज को ग्रामेटाइज किया, वो वहां पर फैकल्टी का मेंबर था। 10,000 स्टूडेंट वहां पर तक्षशिला में आकर के पढ़ा करते थे। आज वो जो हमारी अपनी तवारीख के, जिनको हम महापुरुष कहते हैं, कि जो बहुत बड़ी हस्तियां थी, उनको बाद में क्या हुआ है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में तो उनको महापुरुष माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उनको अपनी पुरखों में उनकी शुमारी नहीं होती। अभी इसका ये कल्चरल एस्पेक्ट है। तो पहली बात तो जब मैं देखता हूँ कि आज जिस चीज की वजह से हमारे यहाँ पे डिफरेंस है, हिंदुस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान के लोगों के साथ में भी है, वो ये है कि अपने हमारे जो कल्चरल जो हमारी फिगर्स थी, उनको हम अपना इस बात की एक्सेप्ट करें कि वो हमारे पुरखे थे, उन्होंने अपना अपना रोल तब हर जगह पे जो है वो निभाया है। और दूसरी बात, जो बाहर से आए हैं उनको यहाँ पर जो है वो तस्वर किया जाता है हमलावर थे। अभी उनकी भी जो है वो एक जो है अलग अलग होना चाहिए। मान लिया जाए कि यदि हम औरंगजेब को अकबर के साथ में कंपेयर करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि औरंगजेब तो बहुत ज्यादा जो था वो एक फंडामेंटलिस्ट था। जो उसके पैरोकार हैं वो कहते हैं कि नहीं, उसने एक हुक्मरान था, जो एक हुक्मरान को करना चाहिए उसने किया, लेकिन नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एक जबरन कन्वर्शन हुई हैं उसके टाइम पर हुई हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का दो राय नहीं है। तो दो चीजें, एक तो जो बाहर से आए थे उनको हमलावर मानना ही चाहिए, और दूसरी बात, उनमें से मैंने जैसे बताया कि एक डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। जो अच्छी लोगों ने, जैसे अकबर के टाइम पे उसने बड़ी कोशिश की कि भी लोगों को जो है वो साथ में रखा जाए। एक उसने दीन इलाही भी कोशिश की थी कि चलाने की, वो बात अलग है कि कलरजी जो थी उसने क्या, तानसेन को भी बोल दिया कि वो आ गया उसकी, हाँ ठीक है कि मैं आपकी बहुत अच्छी तजवीज़ है कि ये दोनों की कोहेसिवनेस है, और बीरबल भी आ गया। लेकिन जो मुस्लिम कलरजी थी उसने उसका जो है बहुत ज़्यादा खिलाफत की। उसकी खिलाफत होने के कारण से वो दीन इलाही जो आगे बढ़ नहीं सका, वो ख़त्म हो गया उसी वक्त। तो इस तरह से कोशिशें हुई हैं, लेकिन कोशिशें जो राजन जी, एक बात मैंने एक इंडियन प्रोफेसर शर्मा साहब, अब उनका एकदम पूरा नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा है कि अकबर ने जब ये हिंदू प्रीस्ट से बात की कि मुझे भी आप कन्वर्ट कर लें, तो उन्होंने कहा जी हम आपको कन्वर्ट नहीं करते, देयर इज नो कन्वर्शन। तो ये आपकी तरफ से भी फंडामेंटलिस्ट सोच जो है ना वो थी। इधर से मुसलमान जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि उन्होंने दीन इलाही को एक्सेप्ट नहीं किया, तो दोनों तरफ से बीच में ऑपोजिशन थी, और बीच में लोग साथ भी थे जो मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे जो अकबर के साथ थे, लेकिन इनके खिलाफ भी थे। तो मेरे ख्याल से बैलेंस्ड अप्रोच अगर हम रखें तो वो बेहतर है। और एक और बात,
जिस तरह महमूद गजनी के हमले में और बाद में जितने हमले हुए हैं, लोकल हिंदू राजा ने ये इन्वेडर्स का साथ दिया है, तो ये भी स्टोरी वन साइडेड अगर हम कहेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। मेरे ख्याल से ये दौर इन्वेडर्स का जो होता है, वंस दे कैप्चर पावर, उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी हुकूमत को कोई चैलेंज ना करे और आगे बढ़ते जाए। अगर हम इस तरह लें तो समझ आती है कि यार जो यहाँ पे आ गए और यहाँ के हो गए, उनको यहाँ का ही मान लिया जाए, बजाय ये कहना कि मुसलमान जो हैं वो कोई फॉरेन लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, एक क्रस्ट था छोटा सा, बाकी तो लोग हैं जो अपने फॉर डिफरेंट रीजंस वो कन्वर्ट हुए हैं। कोई ज़मीन बचाने के लिए हुआ, कोई इस्लाम से इम्प्रेस होके सूफियों के जो तरीके हैं उनसे हुआ, कुछ को बाय फोर्स भी किया गया। सो दिस इज अ मिक्सचर, मुझे तो यूं लगता है। मैं आपसे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। जब बात आती है ना कि जैसे आपने कहा कि एक किसी ब्राह्मण ने उसको कहा कि नहीं हम आपको जो है कन्वर्ट नहीं ले सकते हैं, इस बात में बहुत ज़्यादा जो है ये सही बात है। कश्मीर में क्या हुआ कि 1846 में डोगरा रूल आ गया, तो पहला महाराजा गुलाब सिंह था, फिर रणबीर सिंह हुआ, उसके बाद में प्रताप सिंह और लास्ट में हरि सिंह जो डिवीज़न के टाइम पे था। तो इस तरह से गुलाब सिंह या रणबीर सिंह के समय पे भी काफ़ी वहाँ पर मुसलमान उसके पास में आए थे। उन्होंने कहा आकर के, कहता देखो ऐसा है कि हमारे 2 पीढ़ी पहले 4 पीढ़ी पहले जो हैं हम लोग तो सारे हिंदू थे, तो अभी क्योंकि क्या था कि उस वक्त इस्लाम आ गया था, शाह मीरी पहले आई, बाद में मुगलों का रहा, फिर पठानों का रहा। तो उसने कहा उनको आकर कहते देखो जी कि अभी ऐसा है कि वो एक हमारे ना संस्कृत में बात आती है, यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा वैसे प्रजा हो जाती है। तो उनका आप हमें हुक्म करें तो हम भी अपने जो उसमें आप देखो आज भी उनके जो फैमिली सरनेम है ना वो वही है जो वहाँ पर हिंदू पंडितों के हैं। वो भट्ट देख लो या आप टिकू देख लो, या ये सारे सरनेम वही हैं। तो कुछ लोगों ने अगर कहा होगा कि भी ठीक है हम तो टिकू थे, तो आप एक काम करो ना आपको हिंदू टिकू। तो उस वक्त के जो वहाँ के कश्मीरी पंडित उनके वजीर थे महाराजा के, उसने कहा नहीं आपने बिल्कुल इनको जो है वापस नहीं लेना, अगर आप इनको वापस लोगे तो हम झेलम के नदी में जाकर के जो है ना वो डूब जाएंगे और ब्रह्म हत्या का पाप आप पे लगेगा। तो बस ये बात यही है। तो ये दोनों चीजों को जेन में रखना, ये आपने तस्दीक कर दिया। मेरा बात है खन्ना साहब, आप पाकिस्तान आते रहते हैं और यहाँ पे लोगों से डायलॉग होता है, सोच होती है। आपसे मैं जानना ये चाहूंगा कि पाकिस्तान, ये तो आपने बताया ना कि इंडियन साइड हमारे सामने आती है कि उसमें जो भी बिटरनेस है वहाँ पे आम पब्लिक में, जनता में, उसकी रीजंस तो हमारे सामने आए, हिस्टोरिकल रीजंस हैं मोस्टली। पाकिस्तान में आपके ख्याल में क्या रीजंस हैं, यहाँ पे बेसिस क्या है बिटरनेस की? अभी तक राजन जी पाकिस्तान नहीं आए, पहली दफा अब आएंगे, आए नहीं अभी तक। आप आएंगे पहली दफा? अच्छा, पहली दफा बात होती रहती है। मैं आपको 2-4 चीजें बताता हूँ। देखिए अभी ऐसा है कि आज मैं अगर अपनी इंडिविजुअली अपनी बात करूं तो मुझे कोई पाकिस्तान का बशर ऐसा नहीं है जिसमें मैं कभी मान लीजिए कि फ़ोन पे बात हो या मैं उसके साथ में गुफ्तगू करूं किसी भी तरीके की, या बाहर के मुल्कों में भी मैं जाता रहता हूं। टर्की में जाता था तो बहुत मेरे को मिलते थे लोग यहाँ के, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी दूसरे मुल्क के आदमी के साथ में गुफ्तगू कर रहा हूँ। उसका कारण है सबसे बड़ा कि देखिए आज यहाँ पर मैं जब सोल्यूशन की बात करता हूँ ना तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी एक बात है जिसको कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म। कल्चरल नेशनलिज्म सबसे पहले है क्या? कल्चरल नेशनलिज्म ये है कि मजहब को आप कल्चर से बाहर रखो। सबसे पहले आपको इबादत कैसे करनी है, ठीक है, वो आपका इंडिविजुअल जो है वो एक डिसीजन है, आप उसको बाहर रखो। यहाँ पर बड़े लोग ऐसे हैं, बहुत अच्छे मैंने देखे हैं लोग जिनको राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी थे, जिन्होंने कई बार मैंने खुद सुना हुआ, उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ पर एक जहाँ तक तो खुदा का तस्वर है वो है, संस्कृत में कहते हैं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, के खुदा एक है, उसके रास्ते उसकी इंटरप्रिटेशन करने के रास्ते बड़े हैं। ये तो अच्छी बात है। ये बात तो हो गई, ये तो बात तो हो गई कि अपनी डेफिनेशन जो है वो गॉड की है क्या। अच्छा अब आ जाती है उसके बाद मैनिफेस्टेशंस।
तो अवतारवाद तो अपने यहाँ है ही है कि युग भी है भैया, युग में त्रेता युग में राम हुए, द्वापर युग में श्री कृष्ण हुए, युगों की भी अपनी एक वहां पर है, पर उनको अवतार माना गया। जिस तरह से उनको अवतार माना गया, उसी तरह से हिंदुस्तान की सब कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो मैं तो मोहम्मद साहब का भी नाम लेता हूँ तो मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल जी इतने एहतराम से लेता हूँ, क्योंकि मेरे जो मैं हो सकता है कि भाई मेरा ताल्लुक कोई इस्लाम से ना हो, लेकिन जो मेरे भाई जिनकी उसमें इतनी ज्यादा श्रद्धा है, जिनका उसमें विश्वास है, तो मेरे लिए भी वो हस्ती जो है वो श्रद्धा के योग ही है। तो इस पर हाँ, श्रद्धा के योग है। इस प्रकार से यहाँ पर आज वो बड़े लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जहाँ पर हमारे इतने हजारों, जो हम कहते हैं कि भी खुदा के पैगंबर हुए जिन्होंने इंसानियत की अच्छाई के लिए काम किया, तो भी मोहम्मद साहब को भी जो है वो हम अपनी एक उसमें शामिल करते हैं। लेकिन सवाल क्या होता है, ये सारा जो सेंटीमेंट है ये रेसिप्रोकेट नहीं होता। प्रॉब्लम वहां आती है जहां रेसिप्रोकेट नहीं होता। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हमारा पंजाबी का एक बहुत अच्छा गाना, मेरा फेवरेट गाना, डाची वाले मोर वे मोहार वे सोनी वाले लै चल नाल वे, तेरी डाची दे गल विच चलियां नी मैं पीर मनावन चलियां। And now the peer word is here. Every Hindu household enjoys this song, है जिसमें पीर शब्द की बात है। लेकिन कन्वर्सली किसी मुसलमान के घर पे कोई गाना ऐसा जहां राम का नाम आ जाए या कृष्ण का नाम आ जाए, उसी वक्त उसको कुफर कह दिया जाता है। तो ये जो एक बात है यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली बिल्कुल ऐसे नहीं है। जो गाना सुनते हैं और जो वाकई म्यूजिक के शौकीन हैं, उनके लिए राम कृष्ण और ये सारी बातें जो हैं उतनी करीब हैं जितनी आप कह रहे हैं। ये एक लॉबी यहाँ पे है, इसकी बात आप कर रहे हैं, जो इस चीज को एकदम कुफर में कन्वर्ट कर देती है। क्योंकि मेरा सारा ताल्लुक लाहौर से है और म्यूजिक से है और गानों से है। तो मैंने तो वहां पे लता जी को लोगों ने कहा यार लता सुनने के बाद असी ते हिंदू होने लगे हैं, ये वाली बातें लोग करते हैं, यानी आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ एफिलिएशन। तो ये भी एक स्टीरियोटाइपिंग है। जब आप आएंगे ना पाकिस्तान, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल हकीकत ऐसे नहीं है। बल्कि मैं आपको मौलवियों से भी मिलाऊंगा। जब आई टू आई लोग मिलते हैं ना और जुबान एक होती है, तो वो सारे ये झूठे जो है ना तरीके देखने के वो अलग हो जाते हैं। तो आपका आना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी आर वेटिंग फॉर इट। तो अच्छी बात है। आप एक जनरलाइज बात कर रहे हैं, एक्चुअली ऐसे नहीं है। ये जितने राग रागनी हैं ये सारे, तो उनको उसी तरीके से समझाया जाता है जैसे आप लोगों, एक लॉबी है, इस तरह ही एक लॉबी है। अब हमारा प्रोग्राम हो गया ना, इसके बाद आप देख लेना कि जो गालियां उधर से हमें पड़ेंगी आपकी तरफ से, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट। मैं तो 2 दफा आ चुका हूं, तो मैं तो आपके घर रह चुका हूं, तो आई डोंट टेक देम सीरियसली, आई डोंट टेक देम सीरियसली। इसी तरह यहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ लोग जितने हिंदू और सिख आए हैं ना लाहौर या कहीं पंजाब में, लोग छाबड़ी वाला, रिक्शे वाला, अपना ये जूतियों की दुकान वाला, कपड़े वालों ने कहा भैन जी तुसी आ गए हो, तुहाडे कोलों पैसे नहीं लेने, तो लोग मजबूर करके कहते हैं चलो कॉस्ट प्राइस ले लो। ये भी एक फैक्ट है। तो इस सारी चीज को तोड़ने के लिए हम चाहते हैं कि ये डायलॉग चलता रहे और ये जो गालियां में देते हैं वो देते रहें, बिकॉज वो झूठ है। सच लोगों के मिलने के साथ पता लगता है। एक की इजाजत से एक बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, हमारे देखने वालों के लिए जरूरी है ये चीज समझना कि जब आप पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और यहाँ पे आता है कि जी पाकिस्तान ने इंडिया को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर रखा है, हिंदू को काफिर कहा जाता है, ये सेंटिमेंट्स हम जानते हैं। हम जितनी हमारी बातचीत हुई है हमारे सामने इस चीजें आई है। लेकिन इन एडिशन टू दिस, जो पाकिस्तान के अंदर जो एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट, इफ यू अलाउ मी टू से दिस, नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू से बट यस, उसमें क्या इस्लाम एक फैक्टर है? जिन्ना साहब के जो 2 नेशंस थ्योरी थी वो एक फैक्टर है जो डिवीजन का बनी। कश्मीर का मुद्दा उसका फैक्टर है। डिवीजन ऑफ एसेट्स जो पाउंड स्टर्लिंग का जॉइंट अकाउंट था उसमें से नहीं मिले, जिसके लिए
गांधी महात्मा जी ने ये सारी कैंपेन की, इज दैट अ फैक्टर? इंटरनेशनल पावर्स का इस रीजन में रोल एक फैक्टर है, या पार्टीशन का ब्लडशेड फैक्टर है, या पाकिस्तान और हिंदुस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर है? आई मीन इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। अगर हम कहें जी 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 सर, ये जो आप सारी बातें कवर की, उसमें दो बातें को मैं करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हम क्या होगा बाद में फिर अगर इंशाल्लाह कोई हुआ आगे आपके साथ शो, तो उसके साथ जुदा एक एक फैक्टर पे बात करेंगे। एक फैक्टर जो पार्टीशन का है, डॉक्टर साहब की किताब बहुत ही बढ़िया उन्होंने पंजाब रिलेटेड पार्टीशन पे लिखी है, बहुत ही ईमानदाराना तरीके से लिखी है, बहुत न्यूट्रल तरीके से लिखी है उन्होंने किताब। अब देखिए होता क्या है कि एक परसेप्शन की बात है, मैं क्योंकि हम लोग सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, हम अगर जो उसके सोल्यूशन के जो कारण हैं, जो वजूहात हैं, उनके ऊपर हम अगर उसको नज़रअंदाज करेंगे, अगर उसको कहते हैं ना कि वी विल जस्ट पुश देम अंडर द कार्पेट, तो वी विल नॉट बी फाइंडिंग द सोल्यूशन। देखिए एक परसेप्शन की बात है, मैं आपको बताता हूँ कि दो चीज़ें हैं। एक अमृतसर की मैं आपको बताता हूँ बात कि 1947 में, क्योंकि पहले तो 46 में उन्होंने कह दिया था कि हम लोग जो है तकसीम 48 में करेंगे, तो लेकिन अचानक ही 4 जून को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। डॉक्टर साहब को पता है इस बात का। तो उससे पहले की ये मैं आपको एक वारदात बताता हूँ। अमृतसर में एक जगह है, उसको हाथी गेट कहते हैं। हाथी गेट से बाजार जाता है पर्दे वाले कटरा, वहाँ पर एक मस्जिद है, और हो सकता है कि जब वहाँ पर होली का त्यौहार था, होली के त्यौहार में हिंदुओं का एक सिस्टम रहता है, तो बहुत नाचते गाते ढोल नगाड़े के साथ में रंग उड़ाते हुए निकलते हैं। मस्जिद के अंदर से जब वहाँ से वो निकले, तो उन्होंने अंदर से किसी ने कहा होगा कि नहीं भाई तुम ये शोर शराबा यहाँ मत करो। अब दोनों तरफ से फिर क्या होता है कि जब गर्मी आती है, तो उस वक्त क्या हुआ, अंदर शायद हो सकता है जमात हो, उन्होंने वहां से एक लड़के को कैसे भीड़ से उठाकर अंदर ले गए, उसका नाम था राजपाल। अब राजपाल का अंदर कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसको बाहर फेंक दिया। अब तब तक अमृतसर में जो है ये आग नहीं लगी थी। अब फिर क्या होता है, उसके बाद में एक परसेप्शन जो लॉबीज होती हैं बना देती हैं कि ऐ ते हिंदू ते दाल खाने ने, इन्होंने की थोड़ा मुकाबला करना है। बात समझना आप, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, दाल खाने हैं, इन्होंने क्या मुकाबला करना है। तो वो जो परसेप्शन थी ना, उस परसेप्शन ने इतना बड़ा नुकसान किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि आज मैं हमेशा कहता हूं कि जब 2000 साल से यार मरे तो हम है ना। आज मैं थोड़ा सा टॉपिक डाइवर्ट करता हूं। आज बलूचिस्तान में उन्होंने 26 पंजाबियों को निकाल के बाहर मार दिया, दिल मेरा रोया। हाँ जी। क्योंकि मैं दो बातें कि इंसानी अपनी जगह पे है। दूसरी बात जो है, मैं पंजाब की धरती का बेटा हूं। वाह वाह। वो उसमें क्या होता है, मरा तो पंजाबी, हिंदू मरा के मुसलमान मरा। तो ये परसेप्शन जो है ना, ये परसेप्शन ठीक होनी चाहिए सबसे पहले, और वो परसेप्शन कंटिन्यूड रही। वही परसेप्शन मार्च 1947 में रावलपिंडी में भी आई, 30-40 हजार सिखों को मार दिया। तो जिन्होंने शुरू किया था उनको अगर थोड़ी सी भी अगर इल्म होता कि यार ईस्ट पंजाब में तो वो तो पूरी जो सिख कौम है वो तो पूरी हथियारबंद है। क्योंकि आर्मी में भी उस वक्त 20% जो थे वो सिख थे। ब्रिटिश आर्मी में 20% सिख थे। वो रिटायर होकर के वो सब वहां से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से आए थे और सेकंड वर्ल्ड वॉर से भी जो वहां पर आकर के बैठे तो सारे हथियारबंद थे। और एक और बात मैं आपको इस बात में कहना चाहता हूँ कि 1804 से लेकर 1839 में उसकी डेथ तक महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में राज किया। ठीक है, आज हर हिस्टोरियन, वो पाकिस्तान का हो कि हिंदुस्तान का हो, कहता उससे बढ़िया पंजाब में कोई राज आया नहीं है, कि जो टोटली नॉन डिस्क्रिमिनेटरी था, जिसमें किसी के साथ में कोई वितकरा नहीं किया जा रहा था। अगर उसने मंदिरों को पैसे दिया, गुरुद्वारों को पैसे दिया, तो उन्होंने मस्जिदों के लिए भी जो है वो बनवा के दी। मतलब बहुत ही बढ़िया, वो एक आइडियल मॉडल कहा जाता है। तो जब उनके राज में जब वो राज आया 30-40 साल का, किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई थी। तो क्या कारण था कि रावलपिंडी में 30-40 हजार बंदों को जो है आपने मार दिया, और उसके बाद में औरतों की बेहुरमती हुई और नंगी औरतों के बाजारों में जुलूस निकाल दिए गए। तो उसका रिएक्शन तो होना था, क्योंकि उधर भी परसेप्शन की प्रॉब्लम थी। बिल्कुल सही है। वो भी परसेप्शन की प्रॉब्लम थी कि नहीं,
रिएक्शन नहीं होगा। ये जो परसेप्शन की प्रॉब्लम है, मैं इसको परसेप्शन के दायरे में ले जाते हुए आगे लेके आता हूँ। 1947-48 में जब पहले पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर कबायली जो आया महाराजा, देखिए कश्मीर का एक मसला जुदा है, उस पर बाद में बात करूंगा। तो उस वक्त भी भेजने वाले जो है जिन्ना साहब के पास कोई होना चाहिए था भाई, रिएक्शन तो इसका भी होना है। 65 की मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च करना था अयूब खान ने, तो भुट्टो के साथ में उसकी जब मशावरत हो रही थी, तो अयूब ने, क्योंकि तजवीज़ भुट्टो की थी, तो उसने कहा कि यार इसका फिर क्या होगा, तुम कश्मीर में जाओगे वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोल देंगे। तो भुट्टो की, ये पाकिस्तान की लिखी हुई किताबों से मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, मेरी गैरिसन स्टेट में पूरी डिटेल्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसने कहा कहता है जी कि हिंदू है ये, क्या आपका रिएक्शन करेंगे। तो जिब्राल्टर करवाया, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कराया, और यहाँ से बराबर वो हुआ। और उसके बाद में फिर देखिए आपके कितनी बड़ी बात गलत है कि 4 सितंबर को वहां पर विक्ट्री डे मनाना शुरू कर दिया। मुझे बताइए, जमीन ज्यादा, क्योंकि मैं इसमें कोई जीत हार की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये जंग होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब मुगालते होते हैं, जब डिल्यूजन्स होती हैं, जब सामने वाले की बारे में परसेप्शंस गलत होती हैं, तभी जंगें होती हैं। 1999 में भी जब ये बैठा मुशर्रफ, तो जनरल अजीज और जनरल जावेद हसन, इस 4 बंदों की इसकी कोटरी थी, आपस में बात कर रहे थे। तो अजीज ने कहा, जो मैंने पढ़ा है, कहता जी नहीं देखो ये इसका रिएक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सोच समझ के करो। तो जावेद हसन ने फिर वही बात कह दी जो भुट्टो ने उस वक्त कही थी, कहता जी हिंदू रिएक्शन क्या करेगा। अब मुझे बात बताइए, वो जंग में 500-550 बंदे हमारे जो हैं वो शहीद हो गए, और अभी पता नहीं कितने पाकिस्तान के बारे, क्योंकि वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कितने बंदे थे, कितने मुजाहिदीन थे, कितने उसके बारे में कह नहीं सकता। मेरे ख्याल से तादाद हजारों में हुई होगी, और नुकसान तो बेपनाह हुआ ही होगा। उसका मुझे तो अंजाम क्या है, किस लिए जंग, क्यों? ये गलत मुगालतों की वजह से हो रहा है ना। बिल्कुल सही है। हाँ, जी, कि आप डिल्यूजन हम पालते हैं, तो उसकी वजह से। अब एक और मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, टेररिज्म का, जो आज की समय सबसे ज्यादा दोनों मुल्कों के बीच में जो बात है, हिंदुस्तान के जब हम सफारतकारों से बात होती है, वो कहते नहीं पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी, एक ही बात होती है कि नहीं टेररिज्म जब तक ये जो है अपनी दुकान नहीं बंद करेंगे। अब टेररिज्म की बात देखिए कि एक्चुअल में मेरे से पूछे तो टेररिस्ट आउटफिट्स की नरिशमेंट जो करनी है पाकिस्तान के हक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कारण है कि अभी आप सोचो कि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो इंटरनेशनल इमेज कैसे खराब हुई पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के हक की बात थी क्या वो। अच्छा, उसके बाद में अक्षरधाम पे अटैक हो गया यहाँ पे, उसके बाद में 26/11 का मुंबई में अटैक हो गया। जितना ज्यादा बड़ा नुकसान पाकिस्तान का इंटरनेशनल सफारतकारी में 26/11 के जो ये घटना हुई है उसने किया, किसी और चीज ने नहीं किया। ठीक है, अब ये बात अगर मैं कह रहा हूँ, यहाँ कह रहा हूँ, तो वहाँ के आपके यहाँ पर भी जो जहीनकर लोग हैं वो भी समझते होंगे। होता क्या है कि जो एक पैरेलल सिस्टम मैकेनिज्म बना दिया जाता है लो कॉस्ट वार का, उसमें क्या है कि आप देखो आर्मी है, आर्मी को तो हमारे यहाँ पर 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की सैलरी जाती है, तो आपका तो रुपया 3 गुना, तो मेरा 5-4 लाख रुपए एवरेज जो महीने का खर्चा तो पड़ता ही होगा, पेंशनों का है और बाकी सारी चीजों का है। ये जो मुजाहिदीन मिल जाते हैं ना, ये ऑलमोस्ट नो कॉस्ट, नो इकोनॉमिक कॉस्ट के ऊपर होते हैं, जिनको स्टेट्स यूज करती हैं। इन्होंने क्रिएट तो कर दिया, लोग इल्जाम लगाते हैं जियाउल हक पे, मैं उससे भी पीछे जाता हूँ कि सिर्फ जियाउल हक इसके लिए जो है वो काम जो है जिम्मेदार नहीं है, उसके पीछे और चीजें हैं। तो ये एक प्रकार का मैकेनिज्म बना दिया गया। अब सवाल क्या होता है कि वो जो बन गया, वो इस फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर, इसको कंट्रोल में कैसे करें। 26/11 का आज पाकिस्तान की स्टेट कहती है कि नहीं भाई हमने नहीं इनिशिएट किया था, लेकिन ये बात साबित होती है कि कसाब वहीं से था, दीपालपुर से था कसाब, या बाकी लोग जो है वहां से आए, तो ये साबित हो गया, इंटरनेशनली साबित हो गया। लेकिन स्टेट कहती है भैया, और मैं खुद मानता हूं कि ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इनके बहुत ज्यादा खिलाफ था। तो उसके बाद भी ये हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि क्या होता है, जो सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ना, वो कंट्रोल से बाहर होते हैं, उनका अपना एक अलग इकोसिस्टम है, उनका क्लर्जी के साथ में अपना एक अलग से जो तलकात चलते हैं, उनके अपनी अलग एक प्रकार का मैकेनिज्म, एक उनका एक जुदा होता है, वो एक खुद मुख्तार होता है। अब उसमें से
हो सकता है, मैं मानता हूं कि देखो, मैं तो बहुत बड़ी चीज मानता हूं कि हमारी बहुत बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है कि हमारे ऊपर गोरों ने ही हमेशा जो उन्होंने करवाया, हमारे यहाँ पर हर चीज उन्होंने करवाई। हो सकता है कि कोई वो डेविड हेडली जैसे वो CIA का एजेंट था, उसने आकर के कोई काम ऐसा कर दिया हो, लेकिन बंदे तो वहां के थे। तो बात कहाँ खत्म होती है? आकर बात तो ये खत्म होती है कि यार आपकी स्टेट की रिट है, आपकी आर्मी वहां पर बहुत पावरफुल है, वो ये सारे मैकेनिज्म को अनवाइंड क्यों नहीं कर सकती? क्यों हमको यहाँ दुख हो के 2014 में TTP ने 150 वहां पे जो है बेचारे छोटे छोटे बच्चे उनको कत्ल कर दिया ला करके पेशावर में। कितनी बड़ी, मेरे को बताओ, ये तशवीशनाक बात है, कितना दुख इंसान के तौर पर हमको यहाँ पर होता है, उस चीज का दिल रोता है। लेकिन है तो वहीं के, जैसे वो हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि इफ यू नरिश एंड नर्चर सर्पेंट्स इन योर बैकयार्ड दे आर गोइंग टू बाइट यू वन डे। तो वो मैकेनिज्म जो है उसको किस प्रकार से खत्म करना, ये आवाम की बात है। क्योंकि देखो, एक बात तो पक्की है कि हम सिर्फ ये कहें कि भैया आर्मी जो है एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट जो है वो इंस्टीट्यूशन है, आर्मी निकलती तो जो है वो अवाम से ही है ना। ये सियासतदान कहाँ से आते हैं? अवाम से ही आते हैं। अवाम ने, अगर अवाम में आज डॉक्टर साहब जैसे बच्चे बंदे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि और हो जाए, मैं तो कितनी दफा इनके लिए कई बार शेर पड़ा है कि माना कि अंधेरों को खत्म करना मेरे हाथ में नहीं, चिरागों को करना रोशन तो मेरे अख्तियार में है। तो इस प्रकार के चिरागों को रोशन करने वाले आप जैसे लोग डॉक्टर साहब, ये और ज्यादा, हम तो इस चीज की दुआ करते हैं कि और ज्यादा खड़े हो, कम से कम अवाम में बात को उठाए कि हमारा इसमें कोई भला नहीं है, ठीक है ना। हमारा भला जो है, हमारे मुआशरे की तरक्की, हमारी मुल्कों की तरक्की जो होनी है, वो तरक्की तब होनी है कि जब यहाँ से गुर्बत खत्म हो जाए, यहाँ पर लोगों में रोशन ख्याली आ जाए। तो जो बेसिक इश्यूज है ना, उनको एड्रेस हमको करना पड़ेगा। बिल्कुल। टेररिज्म ऑफ कोर्स इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। अब ये देखो आप, वाजपेयी साहब को मैं जब बचपन में कई बार उनके तकरीरें सुनने भी जाया करता था। हमारे वालिद साहब जो थे वो उस वक्त भी जनसंघ के बड़े अच्छे कारकुन थे। तो मेरा बचपन में वाजपेयी साहब के साथ में जाना आना हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा उनका एक मैं फैन रहा हूँ शुरू से। और वाजपेयी साहब एक ऐसे सियासतदान थे जो एक, जिसको कहते हैं ना कि एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले थे। तो उन्होंने जब 1999 में लाहौर यात्रा की, तो मुझे बहुत एक उस वक्त इत्मीनान हुआ। मैं कहा यार अभी हमारे जो रिलेशन है ना बड़े अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद वो मीनारे पाकिस्तान पे गए, क्योंकि उससे पहले भी ये बात कही जाती थी कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो तल्लक रखते हैं वो पाकिस्तान के वजूद को ही एक्सेप्ट नहीं करती, पहले बात होती थी। लेकिन जब मीनारे पाकिस्तान पे चले गए, वो वहां जाने के बाद वो बात ही खत्म हो गई कि नहीं, कि ठीक है हम दो मुल्क हैं, लेकिन मैं ये शुरू से मानता हूँ, मेरे ब्लड में है, मुल्क भले ही दो होंगे लेकिन हम कौम एक हैं, हम एक ही कौम है। मुल्क दो होंगे, हमारे मजहब अलग होने दो, हमारा जो है वो इबादत करने के तरीके अलग होने दो, लेकिन मुझे, हमारे जो पुरखे एक थे तो हम एक ही, हमारा DNA एक है, हमारा कल्चर एक है। आज पाकिस्तान के मैं गाने सुनता हूँ तो मेरा क्या है, मेरे को जो है ऐसा सुकून मिलता है कि पूछिए मत। मैं आज वो हमारे देखो, किसी भी कल्चर के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, है ना, एक जिसको आप सभ्याचार बोलते हो या तहजीब बोलते हो, खान पान, पहरावा, आपका गीत संगीत, आपका कला जो आर्ट्स हैं वो है, ये आपकी जुबान, सबसे बड़ी बात तो जुबान है। मुझे बताइए, मैं आपके साथ में गुफ्तगू कर रहा हूँ, कहीं कोई दुनिया का तीसरे बंदे को कह दे, वो बोलेगा यार ये तो कोई जुबान में अलग है ही नहीं है, तो एक ही जुबान बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि खान पान में भी, मैं तो उस बात पे बड़ा, मुझे पता नहीं है कि ये अपना नवाज शरीफ के बाकी सियासी क्या ख्याल था, लेकिन एक बात का उसका बड़ा मती हूँ। उसने जब एक बात कही, कहता यार खांदे असी इधर भी आलू गोश्त खाने उधर भी असी आलू गोश्त तो साढ़े च फर्क की है, ठीक है। तो इस बात का तो मैं बहुत ज्यादा उसका आर्ग्यूमेंट आता है खन्ना जी, खन्ना साहब, इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी में भी एक ही जुबान बोली जाती है, पार्ट्स ऑफ स्विट्जरलैंड आल्सो वो वहाँ पे जर्मन बोलते हैं, तो वो अलग मुल्क तो हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि उनका भी कोई आलू गोश्त इकट्ठा भी होता होगा, कोई डिशें इस तरह की भी होंगी जो कि ऑस्ट्रिया और उधर वो क्या सर डॉक्टर साहब वो खाते हैं, ये सॉसेजेस जो है ना, वो सॉसेजेस उनकी सारे यूरोप का खाना एक ही, आपको पता ही है, हमारे जैसे खाना थोड़ी है। मुझे एक बात बताओ,
आज मैं हिंदुस्तान में इतने फख्र से घूमता हूँ, मैं अब थोड़ा पंजाबियत पे आ रहा हूँ कि इतने क्या है कि हमारे तो यहाँ पर पंजाबी बोल रही है ना डॉक्टर साहब, जरूर बोलिए। मैं कहना राजन जी पंजाबी भी गल करो, पंजाबी भी गल करो। मेरी नज़म के जरिए मैं तुहानू पंजाबी सुनाई देना वा कि देखो वो नज़म है मेरी कि रूहां दे सी मेल कराए, रूहां दे सी मेल कराए संतां ते फकीरां ने। जी मुकर्रर करना जी, मुकर्रर दोबारा। रूहां दे सी मेल कराए संतां ते फकीरां ने, विथां पाइयां विच दिलां दे सरहदां दियां लकीरां ने। रूहां दे सी मेल कराए संतां ते फकीरां ने, फकीरां ने विथां पाइयां, गैप्स जेडे ने विथां पाइयां विच दिलां दे सरहदां दियां लकीरां ने, आर्टिफिशियल लकीरां ने। ठीक है, अगों सुना सीने साडे छलनी कीते गोरियां दे तीरां ने, असी गोरियां दे तीरां ने, सीने साडे छलनी कीते गोरियां दे तीरां ने, भरा भरा तो वखरे कीते भैड़ियां तकदीरां ने। ठीक है, वंडी धरती वंडे पानी सियासत दे हकीरां ने। हकीर जरा है ये फारसी का है कि बड़ा जरा छोटी जातदार दा बंदा ना जरा वो हकीर असी उन्हें कहने हैं। ठीक है ना, वंडी धरती वंडे पानी सियासत दे हकीरां ने, नफरतां दी फसल उगाई दहशत दे सफीरां ने, नफरतां दी फसल उगाई दहशत दे सफीरां ने, अथरू पाए विच अखां दे, अथरू पाए विच अखां दे तकसीम दियां तस्वीरां ने, अथरू पाए विच अखां दे तकसीम दियां तस्वीरां ने, मावां भैणां रोंदियां छड़ियां मजहबी शमशीरां ने, मावां भैणां रोंदियां छड़ियां मजहबी शमशीरां ने। ये जो है, ये देखो मैं कोई शायर नहीं हूं, लेकिन एक बात जो मैंने हमेशा सुनी है कि जो दिल से बात निकलती है लब पर आती है वो शायरी बन जाती है। वाह जी वाह, बड़ा शानदार एक्सप्रेशन है। यू हैव एक्सप्रेस्ड योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ते हुन की तनु की लगदा है खन्ना साहब हुन किस तरह अगे टुरी है? मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ बैगेज, गिले शिकवे भी ने, बैड हिस्ट्री भी है, रॉन्ग परसेप्शंस भी ने, ते आले दुआले लोकां दा भी कोई मसला विच चल रहा है। मतलब ऐसी भी फोर्सेस ने जी चाहदियां कि भी इकट्ठे हो जाइए, मतलब कोई दोस्ती यारी हो जाए। मैं तुहानू गल दसां, रास्ता किस तरह कढिए? मैं बताता हूँ रास्ता बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग बहुत गुलीबल हैं, बहुत ही गुलीबल हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ, हो सकता था कि डॉक्टर साहब हमेशा इश्तियाक साहब ये तजवीज़ दिया करते थे कि भाई कश्मीर जो है ना, कि जो वहाँ पर एडमिनिस्टर हो रहा है वो हिंदुस्तान रख ले, यहाँ का जो कश्मीर है हमारा, जो हमारे पास है हमारे पास रहे, तो एक हमेशा जो है बड़ा हल निकल आए। ये इश्तियाक साहब इज ऑन रिकॉर्ड टू गिव दिस। देखो अब जियो पॉलिटिक्स फिर बदल गई है, बहुत ज़्यादा बदल गई है, समझिए आप। अब हो क्या गया है कि चाइना में जो रिजीम है ये नो डाउट इम्पीरियलिस्ट है, ये एक्सपेंशनिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत सूट करता है, बहुत ज़्यादा सूट करता है ये। अब हो क्या गया है कि उन्होंने वहाँ से सिंकियांग से जो निकाल रहे हैं अपनी खुंजरुआ पास से होकर के, जो गिलगित बाल्टिस्तान से सीपैक आ रहा है, आज अगर वो कंप्लीट होता है, ये मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो हिंदुस्तान चारों तरफ से चीन से गिर जाता है, चारों तरफ से चीन से गिर जाता है। वहां पर हिमालय में तो वो बैठा ही हुआ है, और यहाँ पर आकर के वो पूरा बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध और इधर ग्वादर तक वो आ जाता है। अब जो बहुत बड़ा मसला इस वक्त सफारतकारों के सामने आ गया है वो चीन की प्रेजेंस आ गई है, और चीन बाहर जाने वाला है नहीं है, क्योंकि चीन के पास में क्या है कि उसकी इकोनॉमिक पावर भी बहुत बड़ी है, डिक्टेटोरियल रिजीम है ना, तो वहाँ पर वेस्ट वो काम कर सकता है जो वेस्ट ने अरब स्प्रिंग में कर दिया, या अभी बांग्लादेश में उन्होंने गेम खेल दी है, या कहीं और उनकी गेमें चलती रहती हैं। चीन में पॉसिबल है नहीं है, उन्होंने भी बहुत बड़ा फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर वहाँ पर खड़ा कर दिया है। ये तो क्या है कि हमारे लोगों को जो है, देखो क्या होता है, बहुत बड़ी जब हम कोई सोल्यूशन सोचते हैं ना, वो पॉसिबल होते नहीं है। सफारतकारों को अपना काम करने दो, डिप्लोमेट्स अपना काम करे, हम
पीपल टू पीपल। जिस तरह से आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किसी बेगाने से मिल रहा हूँ। ये बात जो है सबसे पहले तो हम ये शुरू करें कि आपस में हम मिलें। है, पंजाबी में कहते हैं जफियां पाइए सब तो पहले आपस में। हाँ, we are looking forward. एक गल करांगा खन्ना साहब, मैनू आई नो यू अच्छा खन्ना साहब, डॉक्टर साहब अपनी की कहंदे लहंदा पंजाब कहंदे साडे वाली पंजाबी बोलदे ने उधरी, क्योंकि लाहौर दी फैमिली है, लाहौर अमृतसर दी फैमिली है ते ए माझे दी पंजाबी है जेड़ी कि ਅਸੀਂ बोलने आ, which is the standard पंजाबी। बाकी पंजाबियां जड़ियां ने ਉਹ ਤੇ ਰਸਟਿਕ पंजाबी ने, रियल पंजाबी ਅਸੀਂ बोलने आ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ। बड़ी खन्ना साहब ने इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की है कि यू नो इंडियन कंसर्न विद सीपैक एंड ऑल दैट, वी आर अवेयर ऑफ इट। लेकिन एक गल डॉक्टर साहब जी मैं प्रोग्राम शुरू होने तो पहले कह रहा सी, पिछली जी साडी गुफ्तगू हुई है रवेश वैद साहब सन साडे नाल, राकेश वैद साहब, हां जी राकेश वैद साहब, उन्होंने ही सेड कि पाकिस्तान हैज नथिंग टू ऑफर टू इंडिया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स की एक जड़ी गल की ना खन्ना साहब ने, इज इट ओके आई कीप ऑन स्पीकिंग विद पंजाबी? यस जी प्लीज डू हां। सो मैं भी जरा एट होम फील कर लेना ना फिर उन्ना सो ओ फ्लो ऑफ गुड्स जेड़ा है वो ते ईस्ट तो वेस्ट है। वेस्ट इज द कंज्यूमर सोसाइटी, ईस्ट इज द प्रोडक्शन हाउस। सो it is imperative that to have access road or land access to the west, that you try to open borders with Pakistan rather than closing it. Makes total sense. I mean, without any good point. But let me say now that the borders have been closed by Pakistan, not by India. India granted most favored nation status already in the 1990s. Pakistan never reciprocated, and that's the situation. हम तो कहते हैं कि ट्रेड जो है, बल्कि ये राजमोहन गांधी जो हैं, ग्रैंडसन ऑफ महात्मा गांधी, उनकी किताब है फ्रॉम औरंगजेब टू माउंटबेटन। उसमें जो लास्ट चैप्टर है ना, उसमें उन्होंने शो किया है कि अगर ये अटारी वाघा और ये हुसैनी वाला फिरोजपुर और कसूर की अगर यहाँ से ट्रेड शुरू हो जाए तो पूरे सब कॉन्टिनेंट का सबसे एडवांस इलाका पंजाब बन सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल से खन्ना साहब जो हैं वो उधर से कोशिश करें, इधर से हम करें। होता क्या है खन्ना साहब, ये भी आप सुन लें। जी क्वेश्चन है ना खन्ना साहब, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पाकिस्तानी साइड ਦਾ आर्गुमेंट और सामने रख देना। ਉਹਦੇ ਤੇ डिबेट हो सकती है कि राइट है कि रॉन्ग है, बट यस देयर इज एन आर्गुमेंट। वो है कि if all these if terrorism in Pakistan is the problem, so where all this problem is originated from, that is Afghanistan. ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ, you are doing a lot of investment with them। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਿਵਨ ਫੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ एक नेटवर्क कायम किया along the Pakistani border and all those outfits। जितों सारा प्रॉब्लम आ रहा है ते पाकिस्तानी लोग कहंदे कि तुसी ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। तो you are actually nurturing those nurseries, not Pakistan. पाकिस्तानी आर्गुमेंट है। सर I'll explain। देखिए क्या है कि हम चाहते हैं, जो होना भी चाहिए, कि सब कॉन्टिनेंट के सब मुल्कों के साथ में तलकात अच्छे हों, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ में अगर कोई बैठ कर के सही बंदे जो इकोनॉमिस्ट है ना, अगर ये नज़रिया देखेंगे ना, पाकिस्तान को एक जो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा एक इमेज बनाई जा रही है कि सी पैक हो जाएगा तो पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि सी पैक हो ना हो, लेकिन अगर ट्रेड रूट्स इंडिया के पाकिस्तान के साथ अगर खोल दिए जाएं, जो सेंट्रल एशिया तक जाएं, अफगानिस्तान में से होकर जाएं, ईरान से होकर के चाबहार भी जाएं, ग्वादर भी जाएं, और फिर ईरान के आगे जो है वो यूरेशिया तक जाएं, आर्मेनिया है, वहाँ पर अज़रबैजान है, उसके ऊपर रशिया है, उसके बाद टर्की तक जाएं। ये जो रूट है, ये रूट जो है सबसे वाइबल है। ये इसमें दोनों मुल्कों की तरक्की है। अब समझो, ये दोनों मुल्कों की तरक्की। अब आप जे ईस्ट टू वेस्ट
इंडिया ਨੂੰ रूट मिल जाए तो चाइना अपना साउथ तो नॉर्थ तो साउथ वो यूज कर ले यूज कर ले। तो बड़ी बढ़िया तजवीज है। ये समस्या देखो मैं बताता हूँ जो मसला कहाँ है। अगर चीन के साथ भी जो सबसे बड़ा मसला यही है ना, मेरी बात सुनिए, चीन ने देखो हमने एक बात एक्सेप्ट कर ली, बड़ी अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर ली, दुनिया का कोई भी तरक्की पसंद या डेमोक्रेटिक होगा करेगा, भैया देखो हम जो थे वो कॉलोनाइज थे, हम ब्रिटिश के अंडर थे, ब्रिटिश के ने जब छोड़ के गए वो जो है वो लाइन, आज मान लो डूरंट लाइन हो, आज अफगानिस्तान अगर कहे नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून है तो भैया मैं वो हम तो बात करते हैं अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे, तो आप देखो वाजिब है कि गैर वाजिब है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ आ जाते हैं मैकमोहन लाइन के ऊपर, तो चीन कहता है कि नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश क्यों जी, आज से 300 साल पहले किंग डायनेस्टी जो थी वो वहां पर तिब्बत में राज करती थी, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो तिब्बत का सदर्न पार्ट है। इसी तरह से अक्साई चीन जो है वो भी जो था तिब्बत का पार्ट था। ये मेरा यार कहाँ से 500-700 साल पुरानी चीजें लेकर आते हैं, तो उनको अच्छा वहां भी बात मुगालते की, हम आपको बात बता, डिल्यूजन की बात है। उन्होंने भी हिंदुस्तान का जो तस्वर किया हुआ है वो गलत किया हुआ है, मैं बता दूं आपको। उनको लगा था कि 62 की जंग में हमने इनको मारा था, वो हिंदुस्तान वो नहीं रहा। और एक बात होती है, बात समझिए, ये घोड़े और तलवार की भी जंग है नहीं है। घोड़े और तलवार की जंग थी ना, वो फेवर करती थी, जैसे तुर्की नस्ल के घोड़े और अरबी नस्ल के घोड़े बेहतरीन घोड़े थे, और तलवार भी बड़ी थी, और उस वक्त जो वहां से जो आर्चर्स आते थे वो भी बड़े बेहतरीन आर्चर थे घोड़े पे बैठकर, क्योंकि वो हंटर गैदरर उनके पूर्वज थे, तो वो उस चीजों में बड़े बहुत ज्यादा वो थे, उन्होंने जंगें जीती हैं। लेकिन आज जो जंग आ गई है ना, वो जंग जो है उसका तस्वर हम अभी भी नहीं कर सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक आर्मीज आने वाली है, स्पेस से आने वाला है, ये सारी जो चीजें हैं ना, ये अगर अंडर एस्टिमेट कोई करेगा किसी भी मुल्क को, किसी भी वेरी बैड थिंग खन्ना साहब, दैट शुड नेवर बी एन ऑप्शन। हाँ, war should not be an option, exactly. No war, no war. चीन जो है, चीन ने गलवान में हमारे साथ जो किया वो गलत किया, क्योंकि अगेन देवर बेसिकली विक्टिम ऑफ डिल्यूजन्स। इसी तरह से वो जो है ना कि जब मैंने जैसे उनको कहा कि भाई ये चीजें सारी खुल जाए, चीन जो है वो उनके साथ भी तलकात हमारे अच्छे हो जाए, पाकिस्तान के साथ भी दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले तो जो टेररिज्म का जो है ये पाकिस्तान के हक में है, मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान के हक में है कि जो एक ये नॉन स्टेट एक्टर्स को किसी भी प्रकार से बनाया हुआ है, ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है ये चीज जो है। तो ये वो उसको अनवाइंड करना, और उसके बाद में मसला है कश्मीर जिसको मसला कहा जाता है। तो देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी एक ईगोज भी छोड़नी पड़ती हैं। 565 रियासतें हिंदुस्तान में थी, जिस प्रकार से बाकी सारी रियासतों का मैग्नीमेशन हुआ 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने हिंदुस्तान के साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया। वो उसके पीछे डॉक्टर साहब को ज्यादा पता है, ये बहुत ज्यादा उन्होंने लिखा भी है कि अगर उस वक्त जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था पाकिस्तान के साथ में कश्मीर का, वो तोड़ करके और इम्पेशेंट होकर के मिस्टर जिन्ना वहां पर कबायली ना भेजते तो शायद कोई मसला और ही होता उस वक्त में। वो बातें तो हो चुकी हैं। आज हम तो ये चाहते हैं कि इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अग्री कैसे करें कि हाउ टू मूव फॉरवर्ड। एक जो बात मुझे आपकी बातों में से नजर आ रही है कि लोगों का आना जाना जो है वो आसान किया जाए, तो आप कह सकते हैं 65 प्लस और जो लोग स्टूडेंट होते हैं या कोई खास, उनके लिए वीज़ा रजीम जो है रिलैक्स की जाए। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि हम बात करें कि वाघा अटारी का जो बॉर्डर है इसको रिलैक्स किया जाए और ट्रेड की जाए, ये दो चीज़ें हैं। और पाकिस्तान को मैंने एक अपने वीडियो में कहा है कि आपने वहाँ से हाई कमिश्नर अपना विड्रॉ किया है। अगर आप चाहते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर आए ना आए ये उनकी मर्जी है, तो एटलीस्ट यू शुड सेंड योर हाई कमिश्नर टू दिल्ली और इंडिया। फिर क्योंकि इंडिया में यहाँ पे थे मिस्टर पता नहीं बिसरा या सुना, बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे एक दोस्त मिले हैं, उनको इन्होंने कहा इमरान खान ने कि आप वापस चले जाएं। तो ये रैश किस्म की जो पॉलिसीज पाकिस्तान में बनी उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है।
लेकिन अब इंडिया में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि भी दोबारा एक नॉर्मल रिलेशनशिप पैदा किया जाए, तो दोनों के अंदर डायलॉग तो चलता रहे ना। वैसे तो मैंने डॉक्टर जयशंकर की, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव बात पे वी आर विलिंग टू टॉक टू पाकिस्तान, तो दिस इज द पॉजिटिव थिंग ना, इस पे तो बात होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो ये उनका बड़ा दिल होने की निशानी है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम आए थे तो उसके बाद पठानकोट हो गया, वी नो दैट। लेकिन इंडिया, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी गोज अराउंड इन द वर्ल्ड कि वी वांट पीस एंड वी आर अगेंस्ट वॉर। तो जो अपने इलाके में एक चांस है दोबारा कि हम अमन की तरफ आए, तो मेरे ख्याल से वहां पे भी इंडियन जो ये है ना हार्ड लाइन, इसको थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हुआ क्या है, मेरी तो बड़ी इस पे स्टडी है, जब इंडिया रेडी था तो पाकिस्तान नहीं था रेडी। जब पाकिस्तान रेडी था 62 वॉर के बाद, अयूब खान एक्चुअली ऑफर्ड कि हम जॉइंट डिफेंस कर दें, लेकिन तब सवाल था अगेंस्ट हुम, क्योंकि उस जमाने में 2 कैंप बन चुके थे, तो वो नहीं हो सका। बाद में इंडिया, अब अपना वाजपेयी साहब आए तो हमने कारगिल कर दिया। तो ये सारी चीजें तो हम सब जानते हैं। द वे फॉरवर्ड इज के स्टेट्समैन बनना पड़ेगा। एंड नरेंद्र मोदी जी को मेरी तो दिस इज अ रिक्वेस्ट कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर अब SCO की वो मीटिंग में आ जाते हैं तो इंडिया का कोई नाक नीची नहीं होती, बल्कि इंडिया की जो है ना लार्ज हार्टेडनेस, उसका फर्दर प्रूफ मिलता है। तो इस पे महल बात की जाए कि प्रैक्टिकली आगे कैसे बढ़ा जाए। ना पाकिस्तान इंडिया को जंग में हरा सकता है, ना टेररिज्म ने पाकिस्तान को कुछ दिया है। मेरी आपके साथ मेरी 110% एग्रीमेंट है कि टेररिज्म ने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को इंटरनेशनली नुकसान पहुंचाया है और सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। 50,000 से लेके 80,000 तक गिना जाता है, आई डोंट नो विच इज द एग्जैक्ट फिगर। तो टेररिज्म हैज बीन नो एसेट, इट्स अ लायबिलिटी। सो पाकिस्तान को बहुत अपने आप को ठीक करना है। लेकिन ये SCO की जो मीटिंग हो रही है, अगर इसमें भी इंडिया पाकिस्तान अगर हाई कमिश्नर भेज देता है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगर आ जाते हैं, इंडिया का कोई नुकसान नहीं होता। दिस गिव्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू इंडिया टू प्रूव दैट वी आर ऑलवेज रेडी फॉर अ पॉजिटिव डायलॉग। और पॉजिटिव डायलॉग जो SCO का है वो तो यही है कि इट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसमें सिक्योरिटी कोऑपरेशन है, तो डिफेंस वाली बात भी आ जाती है। मेरे ख्याल से इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर थोड़ा सा आप जैसे दोस्तों को एफर्ट करना चाहिए, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना जो है वो तो हो गया, और हम आप जैसे दोस्तों को बुला रहे हैं जो दिल खोल के हम चाहते हैं बात करना। हम आपको सुनते हैं, हम बोलते बहुत कम है, लेकिन अब जब बोल रहे हैं तो आपकी बातों से बोल रहे हैं कि वाघा अटारी की ट्रेड जो है वो खुले। तो मैं कहता हूँ वो कैसे खुले, डिप्लोमेटिक चैनल से शुरू होता है और फिर आगे हम बढ़ते हैं। बादल, हमने भी एक चैनल खोल रखा है, एक छोटी सी एफर्ट हमारी भी है। खन्ना साहब, जाने से पहले आप अब अपने कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए, कोई उम्मीद की थोड़ा बातें। सा अपना सैयद मिठा बाजार के साथ ताल्लुक भी बता दें, वो बात हम सुनना चाहते थे, उस पर बात ही नहीं हुई। जी जी प्लीज प्लीज। मेरे बुजुर्ग वहाँ थे सैयद मिठा बाजार में। मेरी दादी जो थी वो तल्लक था उनका गुजरांवाले से, और मेरे जो दादा के जो उसके भी ऊपर जिनके पुरखे थे वो ज़्यादा करके पेशावर से उनका तल्लुकात था, क्योंकि हमारे जो खत्रियों में, पंजाब में 3600 कास्ट हैं खत्रियों की, कोई तो कन्वर्ट हो गए जो आपके वहाँ पर खोजा है या थोड़े हुए हैं, लेकिन खत्रियों में ज़्यादा नहीं हुए। तो उसमें से हमारे जो खन्ना, कपूर, मेहरा और सेठ है, ये 4 जो सरनेम है ना, इनको ढाईगर खत्री कहते हैं।
और जिस तरह से हमारी रिवायत है कि सूरजवंशी खत्री, तो सूरज से जो निकले हुए जो लोग हैं, वो संस्कृत में चारों का नाम जो है सूरज से निकलता है। तो मेरे जो नान के साइड के थे, मेरी माँ के जो उसके थे, उसके जो पुरखे थे, वो बुजुर्ग, हाँ, वो बुजुर्ग, वो जो थे मुल्तान से थे। और मेरा जो हमारे जो खन्नों में, खन्ना जो हमारे सरने में, इसमें जब मुंडन होते हैं, बच्चा 2-3 साल का होता है ना, तो जो ओकारा डिस्ट्रिक्ट में दीपालपुर करके जगह है, दीपालपुर में हमारा पुश्तैनी मंदिर आज भी मौजूद है, उसको बाबा लालू जसराय मंदिर के नाम से कहते हैं। तो अभी तो देख रेख नहीं हो रही उसकी, तो ऐसा मेरी तो एक ख्वाहिश है कि जब मैं पाकिस्तान आऊँगा तो एक बार जरा वहाँ पे होके आऊँगा। तो उस ज़मीन के साथ में जो रावी के वेस्ट में है, हमारा पता नहीं हज़ारों साल से हमारे ख़ानदान का जो तल्लुक वहाँ है। और उसके अलावा भी मैं जो बात मानता हूँ कि जब एक बात है कि तहज़ीब जो है वो हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे जैसे कई फ़िरका वाराना कई चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं जो यहाँ पर चलती हैं, यहाँ पर रिलीजन्स का भी जो कोलैप्स है। तो एक ही मेरा उसमें सॉल्यूशन निकलता है कि अक्सर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिलीजन बेस्ड है ज़्यादा। तो रिलीजन को आप प्राइवेट अफेयर रखो अपना, आपको जैसे रिलीजन को मनाना वैसे मनाओ आप, उसमें कोई दीज नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी जैसे हमारे यहाँ पर अभी एपीजे अब्दुल कलाम हमारे जो रहे प्रेसिडेंट रहे हिंदुस्तान के, बहुत ही ज़्यादा उनकी जितनी मैं समझता है एहतराम, जितनी इज्जत उनकी है यहाँ पे किसी की नहीं है। कि सब प्रेसिडेंट्स में से जो पिछले 10-15 प्रेसिडेंट हो गए होंगे ना, उसका एक कारण है कि किसी ने उनको थोड़े कहा था कि भाई आप 5 नमाजी हो तो नमाज मत पढ़ो, या आप जो है इस्लाम के टेनेट्स छोड़ दो, ठीक है ना, किसी ने नहीं कहा उनको, उनका प्राइवेट था, वो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुल्क के लिए वो काम कर दिया। और भारत माता की जब बात होती थी, देखो अपने अपनी हमारी संस्कृति है, हमारी तहजीब है, हम अपनी जो जमीन को है माँ मानते हैं, भारत माता कहते हैं। भारत माता की बात जब होती थी तो वो भी तो उसी तरह इज्जत एहतराम से खड़े होकर के वंदे मातरम, ये सारी चीजें थी। इसके कारण से हमारे कितने ही ऐसे मुसलमान, मैं आपको संतों का नाम देता हूँ कि जिनका यहाँ पर हिंदुस्तान में जो टेक्स्ट बुक्स हैं इतने एहतराम के साथ रहीम थे। अब रहीम को शायद उस जमाने में किसी ने थोड़े कहा होगा तो भी इस्लाम छोड़ दो, रहीम खान थे तो उन्होंने, लेकिन कृष्ण भक्ति उन्होंने की, रस खान थे, कृष्ण भक्ति की। अपने यहाँ पर जब इतने बड़े आज़ादी का जब आंदोलन अपना चला तो उसमें इनके साथ में अशफाकुल्ला खान जो थे, अशफाकुल्ला खान की आप अब जीवनी पढ़ो, बड़ा पक्का मुसलमान था, वो पठान था, बहुत पक्का मुसलमान था यार। हम तो सलाम करते हैं उसको, बहुत सलाम क्यों करते हैं? क्योंकि कि आपकी जो एक निजी आपकी पहचान है, आपकी जो निजी आपकी जो विश्वास है, श्रद्धा है, आपका जो है वो आपने कायम रखा, लेकिन उसके साथ में मुल्क के साथ में आप ये बात बिल्कुल सही है, आप मुल्क के साथ जी, आप ठीक है। तो ये है कि आज हमारा मजहब अलग हो कोई बात नहीं है, आज हम जो है पॉलिटिकली दो मुल्क हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात अगर हम दिल से मानेंगे, हम लोग एक हैं, लोग हम अलग नहीं है, लोग एक हैं, तो ये शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी। क्योंकि क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कहा, हर चीज जो है वो मुआशरे से पैदा होनी है, हर चीज समाज से पैदा होनी है। जिस प्रकार से समाज के लोग होंगे वैसे ही जो है आगे स्टेट्समैन भी वैसे ही होंगे, सियासतदान भी वैसे ही होंगे, आर्मी भी वैसी होगी। तो हम शुरुआत करें इस चीज के साथ। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भाई कम से कम हमारे दोनों मुल्कों के भीतर हम एक दूसरे के साथ जाकर मिलें, हमारी कल्चरल जो है एक्सचेंजेस हों, हमारी मैं डॉक्टर साहब पिछली दफा आए थे तो मैंने कहा था कि यार मेरा यहाँ का इंडियन म्यूजिक रफी साहब के बिना तो पूरा ही नहीं होना था, अगर वो लाहौर चले गए होते तो हम क्या करते। सही बात है। और साइकिल साहब भी अनारकली में ही वहीं पे काम करते थे, आपको बस हम उनको याद करें, अच्छे लोगों को याद करें, हम भूल जाएं कि यार किसी ने याद करते हैं, हम तो रोज याद करते होंगे, उनके बगैर तो हमारा। मैं कहा करता हूँ कि लाहौर पे पिछले 1000 साल में जितना सर गंगाराम ने एहसान किए हैं ना, किसी और ने नहीं किए। और पाकिस्तान में इसको माना गया है, पाकिस्तान में इसको माना गया है, बिल्कुल सही। सब मानते हैं, सब मानते हैं, बड़ा एहतराम, बड़ी इज्जत है उनका, बड़ा मर्तबा है लाहौरियों के दिल में उनका। जो
वो तो सर डॉक्टर साहब गली गली उनके उनके जो है मेरा ऑपरेशन वहां पे हुआ है 1962 में, तो मैं कैसे ना सर गंगा राम को मारूं कि उन्होंने अस्पताल बनाया। वेरी काइंड ऑफ हिम। और फिर वो गुलाब देवी हॉस्पिटल है, गुलाब देवी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था लाला लाजपत राय ने अपनी वालदा के नाम पे। फिर ये गढ़ी शाह में है जानकी देवी, ये एक सरदार जी थे जो नाम भी नहीं बदले, जी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे। जी डॉक्टर थे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में सरदार जी। तो उनकी बीवी जो है प्रेगनेंसी में उसकी डेथ हो गई, तो उसकी याद में जी उनकी याद में यानी झांसी उनकी बीवी का नाम होगा, उसके नाम पे उन्होंने वहां पे मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाया, वो भी आज तक चल रहा है। आप देखें ये दयाल सिंह कॉलेज, दयाल सिंह लाइब्रेरी, ये सारे वो निशान है जो कोई मिटा नहीं सकता। किसी ने डॉक्टर साहब कभी अटेम्प्ट भी नहीं किए कि यहाँ पे कि इन नामों को चेंज किया जाए। वी नेवर हर्ड ऑफ। लोगों ने किए हैं लेकिन बाकी लोगों ने डिफीट कर दिया उन्हें। कोशिश हुई है, अगर होगी भी कोशिश तो देयर विल बी वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस टू दैट। देयर हैज बीन अ वेरी स्ट्रांग रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही। स्ट्रांग रेजिस्टेंस। तो अब हम राजन जी को नवंबर में एक्सपेक्ट करें ना कि ये आएंगे, तो फिर देखें खुद ही। बिल्कुल आएंगे। नवंबर तो वैसे बड़ा खूबसूरत मौसम होता है लाहौर में, आप एंजॉय करेंगे। बस जरा स्मॉग ना हो जाए, उसके लिए हम चलेंगे, इंतजार करेंगे। उसके लिए भी कुछ कर ही लेंगे। देखा वो तो दिल्ली से लेके लाहौर तक ऐसे ही होता है सारा। कोई बात नहीं। मैं आपको एक इसमें मेरी पंजाबी का एक जो है वो थोड़ा सा एक और सुना देता हूँ जी। प्लीज। मैं जब वो अपनी जमीन देखता हूँ ना टीवी पे, ये पाकिस्तान की जो है, मैं तुम अपनी मानता हूँ, ठीक है, मुल्क अलग होने तो मेरे दिल तो ये रिश्ता तो नहीं आपका खत्म हो सकता कभी। अखां विच वसा लेवा मैं, अखां विच वसा लेवा मैं धरती इस हसीन नू। वाह वाह। अखां विच वसा लेवा मैं धरती इस हसीन नू, चुम्मा चट्टा पावा जफियां, चुम्मा चट्टा पावा जफियां मेरे पुरखियां दी जमीन, मेरे पुरखियां दी जमीन। वाह वाह। और जमीन वाले वेट कर रही है ਤੁਹਾਡਾ नवंबर ਵਿੱਚ इंशाल्लाह फिर होएगी मुलाकात। मिलांगे दिलां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ और कोशिश है करेंगे, दुआ करांगे परवरदिगार कोलों कि देखो नानक साहब ने बहुत अच्छी गल कही है। कहते हैं कि जिसले भी सिखां दे गुरुद्वारे च अरदास हुंदी है ना, ते वो हुंदा है कि अपना चढ़दी कला दे उत्ते गल हुंदी है कि संस्कृत दे विचों कहा गया है कि सर्वे भवंतु सुखनो सर्वे संतु निरामय सर्वे बदरानी पश्यंतु मां कचित दुख भाग भवे। ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। बस है मेरी दुआ है जी। बड़ी दुआ साडी भी है, यही दुआ साडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं स्पेशली ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया अदा करना चाहना हुआ। You introduce us to such nice people from India. So thank you for bringing them over here. But I'm sorry, मुझे स्विच करना पड़ रहा है बैक टू उर्दू नाउ। थोड़ी एफर्ट लगती। मैंने खन्ना साहब, मुझे तो ये एहसास हुआ है कि एक अच्छी शुरुआत के लिए एक मुनासिब और एक अच्छी जुबान की भी ज़रूरत है। दिलों में चाहे थोड़ी सी बिटरनेस है, कहीं कोई जहर भी शायद छोटा मोटा पल रहा हो, लेकिन वो जुबान पे अगर उसको आने से रोका जाए तो मेरा ख्याल है कि वो ट्रांसफर नहीं होगा फिर आगे। वो खूबसूरत बात है। वहाँ पे सप्रेस करने की जरूरत है। We should not allow our venom to flow out so easily. तो मेरा ख्याल है finding a good, decent, peaceful language of friendship
that will be a very good starting point. Absolutely. We will always have political differences. We will entertain political differences, and that's an easy part. I leave that on politicians. Yeah, I leave that on politicians. I think when we have people-to-people interaction, among the people, we'll have more positive ideas to exchange, so that we can dominate negative thoughts. But we should prove ourselves above those differences, where we can meet and talk and cherish each other's company. Thank you very much. Thank you very much. Okay. All the best. आप लोगों को देखने का शुक्रिया. I hope you enjoyed. Thank you. Okay.